वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टडी टॉपिक रहेगा लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो हम मॉर्गन के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे। थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने बहुत सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, लेकिन जो एनिमल था जिसको लेकर के इन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे दैट वाज ड्रोसोफिला। ठीक है ना। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पी पर, जबकि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। अब रीज़न क्या था एक्सपेरिमेंट करने का? रीज़न ये था कि वो उन जीन्स की स्टडी कर रहे थे जो सेक्स लिंक्ड हैं, है ना। तो यानी सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, उन जीन्स की स्टडी कर रहे थे। अब जो ये क्रॉसेस थे, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस जो उन्होंने किए थे, अब तुम्हें सबको पता होगा कि जो डाइहाइब्रिड क्रॉसेस हैं वो क्या मतलब है, इसका मतलब क्यों किए जाते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉसेस किए जाते हैं फॉर साइमल्टेनियसली वी स्टडी टू कैरेक्टर्स। ओके, टू कैरेक्टर्स are studied simultaneously in the experiment. So we call that dihybrid cross. For example, Morgan ने क्या किया? He hybridized yellow bodied white eyed females. यानी फीमेल्स कैसी थी? फीमेल्स येलो बॉडी एंड वाइट आइड। इसका उन्होंने क्रॉस किया किसके साथ? ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स के साथ। सो मेल्स वर ब्राउन बॉडीड एंड रेड आइड। तो उसका मतलब आईज का कलर दो प्रकार का है, रेड आई और वाइट आई। क्लियर? और बॉडी का कलर दो प्रकार का है, येलो बॉडी एंड ब्राउन बॉडी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो मेल्स और फीमेल्स के कैरेक्टर्स आपको बता दिए गए। उसके बाद उनका जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया तो उनको F1 मिला। F1 प्रोजेनाई जो मिला उसको उन्होंने इंटरक्रॉस किया आपस में ही। तो उन्होंने क्या देखा? ही ऑब्जर्व्ड that the two genes did not segregate independently of each other. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला जो था, जो हमने पहले पढ़ा था प्रिंसिपल, और जो सेग्रीगेशन था जीन्स का इंडिपेंडेंटली जो पी में हम देखते थे, वो यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था। और जो F2 का रेशियो था वो 9:3:3:1 नहीं आ पा रहा था। ये रेशियो कब आता है? जब हमारे जीन्स जो हैं, जो दो जीन्स हैं जिनकी स्टडी चल रही है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा था, तो इस वजह से ये जो रेशियो है वो एक सा नहीं आ रहा था और 9:3:3:1 के आसपास नहीं आ रहा था। मॉर्गन और उसके जो कलीग्स थे उन्हें पता था कि जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, है ना, उनकी स्टडी वो कर रहे हैं। दिस जीन्स आर देयर ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स, जो आपको बताए गए अभी। एंड दे सॉ क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। यहाँ पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर जिन दो जीन्स की स्टडी हम कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो दोनों अगर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. तो मतलब ये होगा कि सपोज एक जीन है X और एक जीन है Y, ये एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो देखने में ये आएगा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिल रहा है जीन्स का, वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें आगे ऑफस्प्रिंग्स में देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ठीक तरीके से नहीं होगा, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन प्रोजेनाई में हायर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। इस बात को हम आगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आ जाएगा। मॉर्गन ने इस बात को लेकर के एक उन्होंने सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि ये सब है लिंकेज। इट इज ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइंड द टर्म लिंकेज।
to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. तो अगर हमें पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन मिलते हैं, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? लिंकेज। और अगर हमें नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं प्रोजेनाई में, तो हम क्या देख रहे हैं? रिकॉम्बिनेशन। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे किसी के पास X और Y प्रेजेंट है, ये पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है, ओके। एंड अगर Y रिप्लेस हो जाता है तो नॉन केवल X है और X के साथ में Y रिप्लेस होकर के Z आ जाता है सपोज प्रोजेनाई में, तो फिर ये क्या है? नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। दिस इज द पेरेंटल वन एंड दिस इज द नॉन पेरेंटल वन। अगर सपोज दो प्रोजेनाई बने, एक के पास X और Z है और एक के पास है X और Y, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन किस प्रोजेनाई के पास है? इस वाले के पास। इसके पास X और Y है और दूसरे वाले के पास X और Z आ गया। अब X और Z आ गया मतलब Z नया है, बाहर से आया है जीन, ज़रूर रिकॉम्बिनेशन की वजह से आया होगा, है ना। तो इसका मतलब ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गया। तो मॉर्गन ने ये पाया कि अगर हम दो जीन्स की स्टडी कर रहे हैं और वो दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं सपोज, है ना, तो हम ये देखते हैं कि लिंकेज का प्रोसेस हो रहा है ना। मतलब फ्यूचर में जो इससे प्रोजेनाई बनेंगे उसमें हम क्या देखेंगे कि ज्यादातर हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज वो जीन्स जो है आपस में लिंक हैं, एक दूसरे के साथ ही जा रहे हैं। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हमको कम देखने को मिलेंगे। तो मैं देखिए यहाँ पर आपको 3 क्रोमोसोम बना के दिखा रहा हूँ और यहाँ देखना आप समझ जाओगे कि देखिए कहाँ पर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। अब देखो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पर नॉन पेरेंटल, थर्ड वाले में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस प्रोजेनाई को बनाने के लिए कोई ना कोई रिकॉम्बिनेशन इवेंट हुआ है, जबकि इन दोनों को बनाने के लिए रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाया। तो अगर जीन्स आप पास में प्रेजेंट हैं, क्लोज हैं एक दूसरे के, तो लिंकेज ज़्यादा होता है और रिकॉम्बिनेशन कम होता है। लिंकेज ज़्यादा होगा। Why? Because genes are close to each other, so they go together. Okay? But if they are far apart, suppose genes यहाँ पर हैं, suppose genes एक दूसरे से दूर हैं, एक ही क्रोमोसोम पर हैं, but they are far apart, थोड़ा दूर हैं, तब हम क्या देखेंगे? रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज दे आर फार अपार्ट, उनके अलग अलग होने की संभावना बढ़ जाती है। और इस वजह से फिर कैसे कॉम्बिनेशंस आने की संभावना बढ़ जाती है? नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। तो नेक्स्ट पेज पर जो फिगर है वहाँ पर फिगर 5.11, जब उसको हम समझेंगे तब हमारे समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked and the others were loosely linked. एक ही क्रोमोसोम पर जीन्स प्रेजेंट हैं सपोज, तो कुछ जीन्स तो टाइटली लिंक्ड होते हैं, जैसे कि ये और ये टाइटली लिंक्ड हैं, और ये जीन लूजली लिंक्ड है। रीज़न क्या है? बिकॉज जो जीन पास में है वो टाइटली लिंक्ड होंगे और जो दूर है वो लूजली लिंक्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही फाउंड दैट जीन्स white and yellow were tightly linked and show 1.3% recombination। तो जो टाइटली लिंक्ड है क्या वो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे? बहुत कम शो करेंगे। हमें पता है ना रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कब होगा? जब लूजली लिंक्ड होंगे। और लूजली लिंक्ड जीन्स कौन से हैं? व्हाइट एंड मिनिएचर विंग। और इनमें रिकॉम्बिनेशन कितना है? 37.2%। तो
इस स्टडी से ये पता चला कि अगर जीन्स पास में है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है, और जीन्स अगर एक ही क्रोमोसोम पर वो दूर हैं एक दूसरे से, तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आते हैं, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा होता है, और ये दोनों हमें याद रखने पड़ेंगे। अब मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की स्टडी की कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है जीन पेयर्स के बीच में। सपोज एक जीन पेयर है एक्स वाई और एक जीन पेयर है ए बी। ओके, these are the two chromosomes and these are the gene pairs XY AB suppose। तो अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने क्या देखा कि रिकॉम्बिनेंट्स कितने आ रहे हैं फ्यूचर में, जो प्रोजेनाए जनरेट हो रहे हैं उसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं। तो जब उन्होंने देखा कि एक्स वाई के केस में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम आ रहे हैं, ओके, और ए बी के केस में इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा आ रहे हैं, मोर, तो उन्होंने क्या पाया कि ए और बी दूर होंगे एक क्रोमोसोम पर और एक्स और वाई पास में होंगे, बिकॉज पेरेंटल वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ए बी में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज़्यादा हैं, एक्स वाई में नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कम आ रहे हैं। अच्छा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा कहाँ पर है, एक्स वाई में, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कम कहाँ पर है, ए बी में। ओके, ऐसा करके उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने पोजीशन को बताने का काम किया कि अगर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहे हैं, उसका मतलब वो दोनों जो जीन्स हैं हमारे, जैसे जीन फॉर वाइट कलर एंड मिनिएचर विंग showed 37.2% recombination. It means these genes are far apart on the chromosome, whereas the genes white and yellow showed only 1.3% recombination. So these genes are much closer to each other. इससे हमें ये समझ में आता है, जीन्स का मैप बनाना आसान हो जाता है और मैपिंग करना इजी हो जाएगा। तो किसने मैपिंग करी, स्टर्टिवेंट ने। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज देखी और उसके बेसिस पर उन्होंने जीन मैप्स प्रिपेयर किए। तो स्टूडेंट्स, यही जो जीन मैप्स थे इनका यूज करते हुए ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट जो था, उसमें अपने जीनोम की स्टडी और जीन्स की जो स्टडी है वो आसानी से हो सकी, और जीन्स की पोजीशन का मैप भी आसानी से बनाया जा सका। अब दो क्रॉसेस की स्टडी करते हैं हम यहाँ, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, और यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जो लिंकेज है वो कैसे होता है। सबसे पहले तो ये हमारे जो जीन्स के हमने जो सिंबल यूज़ किए हैं, जैसे Y जो है यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, येलो बॉडी कलर। तो ड्रोसोफिला जो है उसका बॉडी कलर कैसा है, येलो। तो फीमेल जो ड्रोसोफिला है वो हमने यूज़ की है और उसका बॉडी कलर येलो है, ठीक है ना। Y प्लस का मतलब क्या है, Y प्लस का मतलब हो गया ब्राउन बॉडी कलर। अब डोमिनेंट कौन सा है, याद रखिएगा इस पूरे एक्सपेरिमेंट में डोमिनेंट है प्लस वाला, तो कोई भी प्लस, जहां पर भी प्लस है समझ लीजिए वो डोमिनेंट है, ठीक है। वाइल्ड टाइप जो वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है डोमिनेंट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, और वाइल्ड है मतलब डोमिनेंट है। तो Y प्लस मीन्स व्हाट, ब्राउन बॉडी कलर, एंड Y मीन्स येलो बॉडी कलर। इसी प्रकार से अगला हम देखते हैं, यहाँ क्रॉस ए पढ़ रहे हैं हम, W। W का मतलब है वाइट आई कलर, आंख कैसी है, सफ़ेद है, तो ये फीमेल जो है इसकी आई कैसी है, सफ़ेद है। और W प्लस का मतलब है रेड आई, लाल रंग की आंख, तो जो मेल है इसकी जो आई है कैसी है, रेड कलर्ड है। तो हमारे समझ में ये आ चुके हैं कि ये जो जीन्स हैं ये क्या करते हैं, ठीक है ना। तो फीमेल में देखिए जरा, एक्स और एक्स, दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, और मेल में क्या है, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, क्लियर। अब देखिए जो एक्स क्रोमोसोम है
दोनों के दोनों पर आपको देखेंगे यहाँ पर कैसी कंडीशन दिख रही है, सेम काइंड ऑफ जीन्स है, तो येलो वाइट बोलते हैं हम इसको शॉर्ट में, ठीक है ना, वाइट आई येलो बॉडी, और इसे हम बोलेंगे वाइल्ड टाइप बिकॉज इसके पास दोनों डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, एक तो है ब्राउन बॉडी कलर और एक है रेड आई। तो अगर इन दोनों का क्रॉस होता है तब क्या होगा, है ना, पेरेंटल तो ये है कंडीशन, लेकिन जब क्रॉस होगा तब क्या होगा, ध्यान रखिए जब क्रॉस होगा तब गैमेट्स बनेंगे। तो चलिए यहाँ इसमें फीमेल में गैमेट कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर गैमेट जो बनेगा वो होगा, एक क्रोमोसोम हमारा अलग हो गया एक गैमेट में और दूसरा दूसरे गैमेट में, तो वाई डब्ल्यू वाई डब्ल्यू। ये बात समझ में आ रही होगी आपके, एक गैमेट में वाई डब्ल्यू वाला मतलब क्रोमोसोम चला गया और दूसरे में दूसरा चला गया, इस तरह से हमारे दो गैमेट्स यहाँ पर बन गए। अब क्या ये दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं, तो क्यों ना हम एक ही से काम चला लें आगे फ्यूचर जो हमारी F1 जनरेशन है निकालने के लिए। तो यहाँ पर वाई डब्ल्यू हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। अब मेल में देखते हैं मेल में कैसे गैमेट्स बनेंगे। तो मेल में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं एक्स और वाई। तो इस केस में यहाँ पर जो गैमेट है वो दो टाइप के बनेंगे, y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई क्रोमोसोम। तो एक गैमेट हमारा हो गया y प्लस डब्ल्यू प्लस और दूसरा हो गया हमारा वाई क्रोमोसोम, इस तरह से हो गया। आपके समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल अलग क्रोमोसोम हैं, तो दोनों अलग अलग ही जाएंगे, तो दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अच्छा, रही बात रिकॉम्बिनेशन की, तो क्या यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, बिल्कुल ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सपोज यहाँ रिकॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन होने पर क्या हो सकता है, सपोज ये W इधर चला गया और ये W ऊपर वाला नीचे आ गया, तो क्या सिचुएशन चेंज हुई, मैं दोबारा समझाता हूँ। सपोज ऐसी कंडीशन है वाई डब्ल्यू, सपोज ये W यहाँ चला गया रिकॉम्बिनेशन से और ये यहाँ आ गया, तो क्या सिचुएशन कुछ चेंज हुई, नो, अभी भी वही सिचुएशन है। सपोज ये Y यहाँ चला गया और ये Y यहाँ आ गया, तो क्या सिचुएशन हुई चेंज हुई, नो। तो उसके बाद भी रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी हम क्या लिखेंगे, वाई डब्ल्यू। तो इसीलिए यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ भी होगा तो भी हमको रिजल्ट सेम मिलेगा। तो अब हमें समझ में आ गया यहाँ पर गैमेट कैसा है, वाई डब्ल्यू है, और यहाँ पर गैमेट कैसा है, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई। तो अब हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, हमारे पास कॉम्बिनेशन आ सकते हैं इसका इसके साथ फ्यूजन। तो आंसर क्या आएगा, वाई डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। इज इट क्लियर। एंड दूसरा हमारे पास आ सकता है इसका इसके साथ, वाई वाले के साथ फ्यूजन, वाई डब्ल्यू और वाई। तो ये कॉम्बिनेशन आ सकते हैं हमारे पास। तो F1 जनरेशन में हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे। हमारे पास ये ऑफ स्प्रिंग जो है 50% ऑफ स्प्रिंग्स कैसे होंगे, वाइल्ड टाइप होंगे। इसके पास क्यों कहेंगे इनको, क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं इनके पास, देखिए y प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू। तो अब कलर कैसा होगा भाई, कलर होगा ब्राउन बॉडी का, और आँख जो आंखें हैं वो कैसी होंगी, रेड होंगी, बिकॉज ये डोमिनेंट है, तो उसका मतलब ये हमारी वाइल्ड टाइप हो गई। और सेकंड वन इज द येलो वाइट वाई, बिकॉज एक तो हमारा जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास तो कोई जीन है नहीं, जीन किसके पास है, एक्स क्रोमोसोम के पास है। एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 1 है केवल, तो उसका मतलब जो इसके पास प्रॉपर्टी है, जो जीन्स इसके पास अवेलेबल हैं, वही डिटरमाइन करेंगे हमारे प्रोजेनाई के कैरेक्टरिस्टिक को। तो यहाँ प्रोजेनाई कैसा होगा, येलो बॉडीड एंड व्हाइट आइड, तो इसलिए उसको बोला है येलो व्हाइट। तो आपके यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा कि F1 जनरेशन हमारी कैसे आई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आगे अगर हम F2 जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें किस तरह से बढ़ना होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगा लो, इसको देख लेते हैं पहले, इस वाले इसको स्टडी करते हैं। सपोज इसमें गैमेट बनाने हैं हमको इस वाले केस में, ठीक है ना, इनका क्रॉस करेंगे ना। अब F1 वाले जो हमारे प्रोजेनाए हैं इनको आपस में क्रॉस करना है, ठीक है ना। हमारे पास इस तरह के प्रोजेनाए आ रहे हैं, इनको आपस में क्रॉस करके F2 निकालेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहले सबसे पहले वाइल्ड टाइप के हमें गैमेट्स बनाने हैं। वाइल्ड टाइप के गैमेट्स कैसे बनेंगे, देखो गैमेट बनाने के टाइम पर हमेशा रिकॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है।
यहाँ पर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सपोज रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, ये मान लो, पहले मान लो रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो हमारे पास गैमेट है YW, एक गैमेट में YW चला गया और एक गैमेट में Y प्लस W प्लस ये चला गया, है कि नहीं? रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। अब सेकंड हमारे पास चांस है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो उसका मतलब क्या है, ये इधर चला गया होगा, Y प्लस रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हुआ होगा ना मियोसिस में, तो ये जीन Y प्लस Y की जगह चला गया होगा और Y नीचे आ गया होगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ कॉम्बिनेशन, Y प्लस W, क्योंकि Y प्लस ऊपर चला गया तो Y प्लस W हो गया ना, और दूसरा हो गया Y W प्लस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन आ रहा है। कैसे आ रहा है ये नया कॉम्बिनेशन, Y प्लस W एंड Y W प्लस, ये आपके पास कैसे आया, हाउ? ये आया बिकॉज रिकॉम्बिनेशन हो गया है। देखिए Y प्लस ऊपर चला गया रिकॉम्बिनेशन की वजह से और Y नीचे आ गया, तो हमने देखा कि हमारे पास इस तरह से ये गैमेट्स बन रहे हैं। तो टोटल 4 प्रकार के हमारे पास गैमेट्स बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो आ रहा है YW, एक आ रहा है Y प्लस W प्लस, ओके, एक आ रहा है Y प्लस W और एक आ रहा है YW प्लस, ओके। तो रिकॉम्बिनेशन होने पर ऐसी स्थिति है नीचे वाली, और रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो ऊपर वाले इस प्रकार से गैमेट बनेंगे। तो ये हमारा हो सकता है इसमें फीमेल में। अब यहाँ मेल में देखो गैमेट कैसे बनेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर तो YW एक तरफ और ये Y क्रोमोसोम एक तरफ, तो दो टाइप के गैमेट बनेंगे, YW एंड Y, इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम इसी का ध्यान रखते हुए कॉम्बिनेशंस निकालें तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो जनरेशन है वो कैसे आ रही है, F2। ध्यान रहे पहले मैंने क्या बताया था, अगर रिकॉम्बिनेशन, देखिए पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन आपको कब मिलेगा, पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन आपको तब मिलेगा जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ हो। सपोज रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो हमारे पास अवेलेबल गैमेट्स कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर इस केस में अवेलेबल गैमेट्स हैं हमारे पास Y W एंड Y प्लस W प्लस, ये हमारे गैमेट्स हो गए फीमेल के। और मेल के गैमेट कौन से हो गए, YW एंड Y क्रोमोसोम। तो इस प्रकार से हो गया। तो हमारे पास कॉम्बिनेशंस क्या आएंगे, देखिए पहला कॉम्बिनेशन YW YW, तो क्या यहां पर कहीं YW YW है, ये रहा हमारे पास YW YW, समझ में आया ये कैसे आया, है ना। दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, Y प्लस W प्लस YW, तो ये कहीं है हमारे पास, ये रहा हमारे पास Y प्लस W प्लस YW। थर्ड कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आएगा, Y प्लस W प्लस Y, कहाँ है ये रहा, ओके। चौथा हमारे पास क्या आएगा, YWY, ये रहा। तो अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं F2 प्रोजेनाई पे, 4 प्रकार की प्रोजेनाई आ सकती है। और इस तरह से हमको दिखाई देगा। अब रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का मतलब है कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो भाई कहाँ हुआ होगा, देखिए X और X में ही रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, यहाँ पर फीमेल में, है ना। तो मैंने आपसे बताया था कि रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, Y प्लस W होगा इधर, और यहाँ पर क्या हो गया होगा, YW प्लस हो गया होगा, क्लियर। तो इस केस में आपके लिए बड़ा आसान है अब निकालना, Y प्लस W के साथ इसको क्रॉस कर दो और इसको क्रॉस कर दो, और YW प्लस के साथ इसको क्रॉस कर दो और इसको क्रॉस कर दो, और अपना रिजल्ट निकाल लो। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा यहाँ पर,
इस 4 प्रकार के हमको देखने को मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। अंडरस्टैंड? तो जिस प्रकार से हमारी ये F2 जनरेशन यहाँ हमने निकाली है, ठीक ऐसे ही हम क्रॉस बी में करेंगे। क्रॉस बी में भी हम सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे और हम नीचे तक रिजल्ट तक आ सकते हैं, F2 जनरेशन तक। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए क्रॉस ए और बी हमें क्या समझाते हैं। क्रॉस ए और बी हमें ये समझाते हैं कि अगर जिन जीन्स की हम स्टडी कर रहे हैं वो पास में प्रेजेंट हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा है वाई और डब्ल्यू पास में है, और डब्ल्यू और एम की जब स्टडी हो रही है तो वो दूर है, दे आर फार अपार्ट। तो अगर हमारे जो स्टडी वाले जीन्स हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस में, वो अगर पास में हैं, तो देखो पेरेंटल टाइप्स F2 में कितने आते हैं, 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन है हमारे पास F2 में। यानी F2 में हमारे पास जितने भी हमको प्रोजेनाए मिले, ध्यान से दोबारा सुनो, F2 में हमको जितने भी प्रोजेनाए मिले उसमें 98.7% के पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, यानी वो बिना रिकॉम्बिनेशन के बने थे, और केवल 1.3% रिकॉम्बिनेंट टाइप्स थे, मतलब वो रिकॉम्बिनेशन से बने थे। ऐसा क्यों हुआ, इतना सारा, इतना ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्यों आया, पेरेंटल टाइप इतने इतने ज्यादा क्यों मिले और नॉन पेरेंटल टाइप कम क्यों मिले? बिकॉज जीन्स आर क्लोज टू ईच अदर। जो हमारे वाई और डब्ल्यू जीन है, देखिए इस वाले क्रोमोसोम पर ये वाई और डब्ल्यू जीन पास पास में है, इसीलिए जो पेरेंटल टाइप है वो ज्यादा आया है, नॉन पेरेंटल टाइप या रिकॉम्बिनेंट टाइप कम आया है, किसमें? F2 में। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? अब पेरेंटल टाइप और नॉन पेरेंटल टाइप को बहुत क्लियरली आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? अब इसमें देखिए दूसरे वाले में क्रॉस बी में W और M दूर दूर हैं एक दूसरे से, है ना? ऐसे केस में आप देख रहे हो रिकॉम्बिनेशन भी ज्यादा हो रहा है, और F2 में रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का परसेंटेज ज्यादा है, और जो पेरेंटल टाइप्स है उनका परसेंटेज केवल 62.8 है, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का परसेंटेज बढ़ गया है। तो ये जो क्रॉस ए और क्रॉस बी है, ये हमको समझाते हैं अबाउट द प्रोसेस ऑफ लिंकेज एंड recombination. Okay, and thank you students for watching this video.